तो हम लोग जो है इलिंगम डायग्राम पढ़ रहे थे। कल हमने इलिंगम डायग्राम के बारे में पढ़ाई की है और पढ़ाई करते करते हम लोग अल्टीमेटली हम इस पोजीशन पे पहुँचे कि जितना भी मेटल ऑक्साइड है, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स जो है वो सारा मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, सारे मेटल ऑक्साइड्स जो है उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो सकता है। मतलब उस मेटल ऑक्साइड को अगर हम हीट करेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, लेकिन किस टेम्परेचर पर होगा? वो इस टेम्परेचर पर होगा। कल हम लोग ग्राफ इलिंगम डायग्राम बताए थे। इलिंगम डायग्राम में मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है। तो ये ग्राफ प्लॉट जब हम किए तो इधर जो है डेल्टा जी रखे हैं, ठीक है, ये किस में आता है? किलो जूल पर मोल। और इधर जो है टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर जो है जनरली केल्विन में रखते हैं। तो इस दोनों के बीच में ग्राफ रखते हैं। तो एक यहाँ पर जो है डेल्टा जी जीरो हो गया, यहाँ डेल्टा जी जीरो हो गया और इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और इधर जो है डेल्टा जी सब नेगेटिव है ना। और इसके ऊपर जो डेल्टा जी है ये सब पॉजिटिव है और ये इसके नीचे ये सारा क्या है? नेगेटिव है। इधर डेल्टा ये हो गया जीरो, ये जीरो हो गया, ये क्या हो गया? डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट, हाँ। और उसके नीचे सारा डेल्टा जी ये नेगेटिव है और इस डेल्टा जी इक्वल टू जीरो के ऊपर जितना भी डेल्टा जी का वैल्यू जो भी आ रहा है सारे के सारे पॉजिटिव है, ठीक है। और इसी पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसी पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जो भी हो, जैसे मान लो कि हम लोग क्रोमियम का ग्राफ प्लॉट किए, है ना, ये जीरो लाइन है, ठीक है। क्रोमियम मान लो यहाँ से चला और यहाँ, ठीक है। ये है हमारा क्रोमियम को कन्वर्ट करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड में, उसका ग्राफ है। एक ग्राफ और हम बनाते हैं, ये यहाँ आया, ठीक है। दूसरा ग्राफ जो हम लोग ले लेते हैं, किसका लेते हैं? एल्यूमिनियम का लेते हैं। एल्यूमिनियम जो है इसको हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किए, क्रोमियम को क्रोमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किए। दोनों कहीं एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दोनों जो ग्राफ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में भागा और यहाँ पर जीरो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन को क्रॉस किया, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन को क्रॉस किया, ठीक है। अब इधर जो है यहाँ से यहाँ तक जो डेल्टा जी है ना ये नेगेटिव है और यहाँ से जो डेल्टा जी इधर है वो पॉजिटिव है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव है। फिर यहाँ से जो शुरू हो गया डेल्टा जी ये हो गया हमारा पॉजिटिव और इस लाइन पर डेल्टा जी क्या है? जीरो। डेल्टा जी क्या है यहाँ? जीरो। ये लाइन क्या है? डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। ये सिर्फ हम एग्जांपल के लिए क्रोमियम को क्रोमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। तो डेल्टा जी नेगेटिव होने से क्या होता है और पॉजिटिव होने से क्या होता है, ये देखना है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। यही इलिंगम डायग्राम है। इलिंगम डायग्राम किसको बोलते हैं? जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में, डेल्टा जी और फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको हम इलिंगम डायग्राम बोलते हैं, है ना। मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन का डायग्राम है ये, मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन का, मेटल से मेटल ऑक्साइड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका ये डायग्राम है। क्लियर? तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्राफ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा
ग्राफ जो है पॉजिटिव, ऐसा कल डिटेल में बता चुके हैं क्यों पॉजिटिव में भागता है, वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये ग्राफ में जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भाग रहा है और एक समय आकर के वो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन को टच करता है, फिर उसको क्रॉस करता है। तो क्रॉस कर इस डेल्टा जी लाइन इक्वल टू जीरो को टच करने से पहले इसका डेल्टा जी नेगेटिव है, और जानते हो कि डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होता है वो ज़्यादा प्रीफरेबल होता है, उसी को प्रीफर करते हैं, नहीं प्रोडक्ट फॉर्मेशन का चांसेस ज़्यादा होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो भी स्टेबल बनता है। तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है मेटल से मेटल ऑक्साइड में फॉर्मेशन के लिए, यानी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाया गया है। तो मेटल का मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन हो रहा है, मेटल जो है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये एक डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन को क्रॉस करता है। जहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन, डेल्टा जी जीरो हो गया तो वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ गया। ठीक है, अब समझना है कि ये जो डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है उसके पहले डेल्टा जी नेगेटिव है। इसका मतलब जो ऑक्साइड बन रहा है इस प्रोसेस में, मेटल ऑक्साइड जो बन रहा है प्रोसेस में, वो हाईली स्टेबल है। जब तक डेल्टा जी नेगेटिव है मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन पर प्रेफरेंस होगा, और मेटल ऑक्साइड जो बन रहा है वो स्टेबल होगा। तो जो चीज़ स्टेबल होता है उसको हम अगर चाहें डिकम्पोज करना तो मुश्किल होगा, नहीं होगा डिकम्पोजिशन। यानी जब तक डेल्टा जी नेगेटिव है तब तक उस टेम्परेचर तक तो इसका रिडक्शन संभव नहीं है ना। यानी ये पॉइंट जीरो पर देखेंगे और उससे इधर मिला लेंगे तो यहाँ टेम्परेचर पता चल जाएगा कि किस टेम्परेचर पर डेल्टा जी जीरो होता है। यानी जब तक डेल्टा जी जीरो हो गया वहाँ तक तो रिडक्शन का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डेल्टा जी जीरो जब तक हुआ तब तक जो है मेटल ऑक्साइड स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। जब तक डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा मेटल ऑक्साइड, किसी भी रिएक्शन में हम डेल्टा जी का वैल्यू निकालेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल। जब तक डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा उस प्रोसेस में तब तक जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल होगा, और जैसे ही डेल्टा जी पॉजिटिव होगा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अनस्टेबल होगा। ठीक है ना। तो अभी तक मेटल ऑक्साइड यहाँ से मेटल से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होते जा रहा है ग्राफ, और यहाँ तक चला। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये क्रोमियम ऑक्साइड है इसको तो डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, यानी इस टेम्परेचर तक तो कोई रिडक्शन नहीं होगा। इस टेम्परेचर से जब हम ऊपर जाएंगे तब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है। डेल्टा जी जैसे ही पॉजिटिव होगा ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो अनस्टेबल हो जाएगा। यानी अब क्रोमियम ऑक्साइड को डिकम्पोज करना, थर्मल डिकम्पोजिशन, यहाँ क्या हो रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन का बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात क्या हो रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसके बाद हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जब तक कि ये डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन को क्रॉस नहीं किया, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन को क्रॉस नहीं किया, तब तक जो है इस मेटल ऑक्साइड का हम नहीं कर सकते रिडक्शन। और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर हम थर्मल डिकम्पोजिशन देख रहे हैं, है ना। जैसे क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन। इसी तरह का थर्मल डिकम्पोजिशन का हम बात करें तो क्रोमियम ऑक्साइड के थर्मल डिकम्पोजिशन का बात करें, यानी हमको ये क्रोमियम देगा और ऑक्सीजन देगा। ये क्या देगा, क्रोमियम देगा और ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में और क्रोमियम हमारे पास रह जाएगा। यानी सिर्फ हीट करना है, लेकिन जब तक डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन टच नहीं करता है तब तक कितना भी हीट करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कितना हीट करना है, कितना टेम्परेचर देना है, इसी से पता चलेगा। जब डेल्टा जी जीरो हो गया उस समय देखेंगे कितना टेम्परेचर हो, यानी इतना टेम्परेचर तक तो डिकम्पोजिशन होने का कोई चांस नहीं है। इससे आगे जब टेम्परेचर जाएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा और उसके बाद जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल लिया है एल्यूमिनियम का।
एल्यूमिनियम का देखो और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर होता है। क्रोमियम ऑक्साइड अगर यहाँ पर जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का तो यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये तो और भी ज़्यादा हो गया ना, और ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, वेरी हाई टेम्परेचर हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो इस टेम्परेचर पर आने के बाद ही ना डिकम्पोज करेगा। यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, इस टेम्परेचर के बाद जो है डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के केस में। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है इस केस में क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है तो इस केस में डेल्टा जी पॉजिटिव कब हो रहा है? डेल्टा जी पॉजिटिव कब हो रहा है? डेल्टा जी पॉजिटिव हो रहा है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर डेल्टा जी 0 हो गया और इस पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, इस टेम्परेचर से जैसे ही आगे बढ़ते हैं डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया। और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तभी इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो हमको मिलेगा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, यही मिलेगा। थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो अब हमको देखना है ये टेम्परेचर कितना है। ये जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट हुआ, नहीं इससे ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। इसको डिकम्पोज करने के लिए, क्रोमियम ऑक्साइड को डिकम्पोज करने के लिए इससे ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, इसके ऊपर कोई भी ज़्यादा टेम्परेचर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करना है तो इस टेम्परेचर को देखेंगे, इससे ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा। ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिया। किसी भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन का ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो किसी न किसी टेम्परेचर पर वो डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन को क्रॉस करेगा, है ना। दुनिया में जितना भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जब उस मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन का डेल्टा जी और टी के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, जिसको इलिंघम डायग्राम बोलते हैं, तो दुनिया में सारे मेटल ऑक्साइड इस 0 लाइन को क्रॉस करेगा। कौन सा 0 लाइन? डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन। कौन सा 0 लाइन? डेल्टा जी इक्वल टू 0 लाइन क्रॉस करेगा। और जैसे ही 0 लाइन क्रॉस करेगा उसके बाद जो है डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल हो जाएगा। और जब मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल हो जाएगा तो उसका डिकम्पोजिशन आसान हो जाएगा। 0 लाइन से नीचे मेटल ऑक्साइड स्टेबल है, इसलिए उसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। 0 लाइन से ऊपर जैसे ही गया मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल हो गया, इसलिए उसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। इसलिए इलिंघम डायग्राम हमको वो टेम्परेचर बताता है जिस टेम्परेचर पर किसी भी मेटल ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करा सकते हैं, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल रिडक्शन, इसी को बोलते हैं थर्मल रिडक्शन। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल रिडक्शन। क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है इसलिए रिडक्शन, क्योंकि हम सिर्फ हीट कर रहे हैं इसलिए थर्मल, तो ये थर्मल रिडक्शन हो गया। ये थर्मल रिडक्शन बताता है। तो सारे मेटल का थर्मल रिडक्शन संभव है इलिंघम डायग्राम के हिसाब से। लेकिन अब समस्या क्या आती है? समस्या ये आता है कि ये जो टेम्परेचर दिखा रहा है, जो ग्राफ प्लॉट किए हैं, जो टेम्परेचर दिखा रहा है, हम तो सारे टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते हैं। 3-4 टेम्परेचर देखेंगे, 3 पॉइंट बनाते हैं ग्राफ में और तीनों को मिला देते हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रापोलेट इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। यही ना मैथ में पढ़े हो? मैथ में पढ़े हो ना? तो मैथ में पढ़े हो तो क्या कहते हैं? मैथ में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बहुत सारा जो है एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट तो लेते नहीं हैं, मिनिमम 3 लेते हैं, मैक्सिमम 5 लेते हैं। 3 और 5 जो है डेटा तैयार करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का सिर्फ 3 या 5 डेटा हम लोग जमा करते हैं और उससे ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। और ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, पीछे की तरफ भी बढ़ा देते हैं, आगे की तरफ भी बढ़ा देते हैं और आइडिया लगा लेते हैं कि ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बन सकता है। और फिर उस ग्राफ से हम लोग रिजल्ट जो है तैयार करते हैं। ये तो ग्राफिकल मेथड है ना। ग्राफ इसीलिए बनाते हैं कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। 2-3 एक्सपेरिमेंट किए, 3 एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। और उसके बाद और ज़्यादा अच्छे से ग्राफ बनाना है तो 5 पॉइंट ले लेते हैं और फिर उस 5 पॉइंट को
एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को आपस में मिलाते हैं और उससे जो ग्राफ प्लॉट हो गया तो पूरा ग्राफ बनेगा नहीं 5 पॉइंट से। तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, उसको पीछे भी इधर बढ़ा देते हैं, आगे भी बढ़ा देते हैं और जीरो लाइन जो है हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो जीरो लाइन पता कर, जीरो लाइन किस टेम्परेचर पर गया पता कर लिया, उसके बाद हम बोलते हैं हाँ भाई इस टेम्परेचर पर इसका थर्मल रिडक्शन हो जाएगा, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। लेकिन समस्या ये आती है, प्रैक्टिकल समस्या है, ये थियोरेटिकल है, सॉल्व हो गया, थियोरेटिकली हमने कह दिया कि हाँ थर्मल रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, वो टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट वैसा है अचीव कर सकते हैं, या उस टेम्परेचर को अचीव करने में कितना खर्च आता है। अगर खर्च एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तब तो प्रोडक्ट जो हम तैयार करेंगे वो महंगा हो जाएगा, मार्केट में सेल नहीं होगा। तो हमको दोनों चीज़ देखना है, साइंस को देखना है, साइंस के साथ साथ हमको मार्केटिंग भी देखना है ना, इकोनॉमी भी देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना है। तो या तो सम टाइम ऐसा होता है कि टेम्परेचर हम वो अचीव नहीं कर पाते हैं जिस टेम्परेचर पर ये रिड्यूस होने वाला है, और अगर अचीव भी कर पाते हैं तो उसके लिए हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए, जो खर्चीला हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो वो भी नहीं करेंगे। तो जब आप इलिंघम डायग्राम पढ़ेंगे ना, तो सबसे फाइनली आपको पता चलेगा, थियोरेटिकली तो सारे मेटल ऑक्साइड का थर्मल रिडक्शन संभव है, लेकिन प्रैक्टिकली थर्मल रिडक्शन सारे मेटल ऑक्साइड का संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ना, क्योंकि डिफरेंट मेटल ऑक्साइड डिफरेंट टेम्परेचर पर रिड्यूस हो रहा है, डिफरेंट मेटल ऑक्साइड डिफरेंट टेम्परेचर पर रिड्यूस हो रहा है। तो जो टेम्परेचर अचीवेबल होगा, जिसको हम अटेन कर सकते हैं, अटेनेबल होगा, जिसको हम ला सकते हैं, वो टेम्परेचर वही तो कर सकते हैं। कॉस्ट भी देखना है, समय भी देखना है, सब चीज़ देखना है, डिफ़िकल्टी भी नहीं होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जब हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही मेटल ऑक्साइड, सिर्फ और सिर्फ 3 ही मेटल ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन कर पाते हैं। ये हो गया लिमिटेशन इलिंघम डायग्राम का। इलिंघम डायग्राम बताता है हाँ भाई थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली हम थर्मल डिकम्पोजिशन सारे मेटल ऑक्साइड का नहीं कर पाते हैं। ये लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक है इलिंघम डायग्राम का। आज तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही मेटल ऑक्साइड है जिसका थर्मल रिडक्शन कराते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत सारे चीज़ों का होता है, लेकिन थर्मल डिकम्पोजिशन से रिडक्शन सिर्फ 3 ही मेटल ऑक्साइड का कराते हैं। ठीक है, क्योंकि वो 3 मेटल ऑक्साइड जीरो लाइन को क्रॉस जो है लो टेम्परेचर अराउंड 400-500 डिग्री सेल्सियस तक वो जीरो लाइन को क्रॉस कर जाता है। अराउंड 400-500 डिग्री सेल्सियस तक ये तीनों मेटल ऑक्साइड्स जो है डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन को क्रॉस करता है। तो ये अचीवेबल है, 400-500 डिग्री सेल्सियस तक अचीवेबल है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ना, 500 डिग्री सेल्सियस से जब हम ऊपर जाते हैं तो हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ का बनाएंगे। ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट तो स्टील का बनाते हैं, और 500 से जब ऊपर जाएंगे तो स्टील का भी पिघलने का चांसेस बनने लगता है। तो फिर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी तो होना चाहिए जो उस टेम्परेचर को सह सके, उस टेम्परेचर को बॉदर कर सके, उस टेम्परेचर को वो जो है एक्सेप्ट कर सके, जिसको बर्दाश्त कर सके, है ना, जिसको टॉलरेट कर सके, है ना। जब टॉलरेट नहीं कर पाएगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट द प्रोसेस। तो इसलिए इतना सब कुछ पढ़े इलिंघम डायग्राम में, सब कुछ बताया, लेकिन फ़ायदा इससे सिर्फ हुआ 3 ही मेटल ऑक्साइड्स। अब वो तीनों मेटल ऑक्साइड्स कौन कौन है ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तीनों मेटल ऑक्साइड है, सिल्वर से हम लोग बनाते हैं सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है ना, सिल्वर से जब सिल्वर ऑक्साइड बनाते हैं तो ये 400 डिग्री सेल्सियस पर जीरो लाइन को क्रॉस करता है ना। एट 400 डिग्री सेल्सियस it crosses the delta G equal to 0 line।
यानी 400 डिग्री सेल्सियस पर ये जीरो लाइन को क्रॉस, जब इस तरह का ग्राफ हम बनाएंगे सिल्वर से सिल्वर ऑक्साइड का, तो ये 400 डिग्री सेल्सियस पर इस जीरो लाइन को क्रॉस करेगा। ये जो जीरो लाइन है इसको क्रॉस करेगा, 400 पर ही कर लेगा। 400 अचीवेबल है ना, 400 अचीवेबल है, तो हम लोग 400 टू 425 तक लेके जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा, थर्मल रिडक्शन हो जाएगा। तो एक तो हुआ इसका थर्मल रिडक्शन संभव है, तो इसलिए Ag2O को जब हम हीट करेंगे तो हमको Ag मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है ना। तो 400 डिग्री सेल्सियस मिनिमम देंगे, इससे ऊपर ही देंगे, है ना। टेम्परेचर क्या होगा, 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर देंगे, मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस, तो हमका थर्मल रिडक्शन हो जाएगा सिल्वर ऑक्साइड का और हमको सिल्वर मिल जाएगा। एक तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, गोल्ड से गोल्ड ऑक्साइड का जो थर्मल फॉर्मेशन होता है, गोल्ड, ठीक है। ये जो है गोल्ड ऑक्साइड है, ये जो है गोल्ड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जानते हो ये इट क्रॉसेस डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन एट ओनली 160 डिग्री सेल्सियस। 160 डिग्री सेल्सियस तो अचीवेबल है, तो मोर देन 160 डिग्री सेल्सियस दे देंगे, 160 160 10 है ना, 170 दे देंगे, 180 दे देंगे। तो अगर इतना सब हम अचीव कर लेंगे, ठीक है ना, तो थर्मल रिडक्शन हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन किसका कर सकते हैं, गोल्ड ऑक्साइड का थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। किसका कर सकते हैं, गोल्ड ऑक्साइड का थर्मल रिडक्शन हम कर सकते हैं। दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो दूसरा ये भी संभव है, तो क्योंकि ये जो जिस टेम्परेचर पर यहाँ पर क्या देंगे, मोर देन 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देंगे, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमको गोल्ड मिल गया, थर्मल रिडक्शन हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब थर्मल रिडक्शन हो गया, ठीक है। वो जो हम बात किए थे क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसका थर्मल रिडक्शन नहीं होता है। पहले जो हम बात किए थे क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसका थर्मल रिडक्शन होता ही नहीं है, इसलिए कि ये सब बहुत ज़्यादा 800 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करने के बाद ये जीरो लाइन को क्रॉस करता है। ये दोनों 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ये तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का क्रॉस करता है जीरो लाइन को। तो ये दोनों जो है वेरी हाई टेम्परेचर पर जीरो लाइन को क्रॉस करता है। उतना टेम्परेचर को अचीव करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट जॉब है, इसलिए थर्मल रिडक्शन हम इसका नहीं करवा सकते। किसका, एल्यूमिनियम और क्रोमियम का, सिर्फ 3 का करा सकते, जिसमें से 2 का एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। अब एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, ठीक है, उसका थर्मल रिडक्शन होगा। एक है तीसरा मरकरी, तीसरा क्या है, मरकरी ऑक्साइड। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, मरकरी ऑक्साइड, ठीक है। मरकरी से जब मरकरी ऑक्साइड होगा, इसका जब इलिंगम डायग्राम आप बनाएंगे, तो ये जीरो लाइन को क्रॉस कब करता है मालूम है, ये 500 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्रॉसेस डेल्टा जी इक्वल टू जीरो लाइन एट 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 डिग्री सेल्सियस जो है अचीवेबल टेम्परेचर है। 501 कर देंगे, रिडक्शन शुरू हो जाएगा। 502 कर देंगे, 500 एनी टेम्परेचर बियॉन्ड 500 डिग्री सेल्सियस वुड कैरी आउट द थर्मल रिडक्शन। तो याद रखना है, सिर्फ 3 जो मेटल ऑक्साइड है उसी का रिडक्शन हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से करवा सकते हैं। मतलब यहाँ कोई रिड्यूसिंग एजेंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ 3 का करा सकते हैं। तो ये तो इलिंघम डायग्राम का लिमिटेशन हो गया कि सिर्फ 3 ही को बताया, 3 ही का बारे में एक्सप्लेनेशन दे पाया, जो जीरो लाइन को
वेरी लो टेम्परेचर पर क्रॉस किया। बाकी जो हाई टेम्परेचर पर जीरो लाइन को क्रॉस करता है उसका थर्मल रिडक्शन कैसे होगा? ठीक है, उसका थर्मल रिडक्शन नहीं होगा। उसको रिड्यूस कराने के लिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसको रिड्यूस कराने के लिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। बिना रिड्यूसिंग एजेंट के अब इस तीन को छोड़ करके बाकी का रिडक्शन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हम तो टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में दे सकते हैं जो अचीवेबल है, जिसका हमको अप्लाइंसेस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये तीनों का तो नहीं दे सकते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट भी हमको होना चाहिए ऐसा जो सस्ता हो। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट भी ऐसा होना चाहिए जो सस्ता हो। ठीक है, अब ये हम लोगों को जानना है कि यहाँ पर इलिंघम डायग्राम फेल कर गया। इलिंघम डायग्राम यहाँ पर फेल कर गया, सिर्फ तीन को एक्सप्लेन किया, तीन का ही थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दिया, बाकी सब का तो नहीं करवाया। क्यों फेल हो गया ये भी सोचना होगा, क्यों फेल हो गया? क्योंकि थर्मल इलिंघम डायग्राम जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को कंसिडर करके बनाया गया है। इलिंघम डायग्राम जो है वो जो बनाया गया है वो किसको फॉर्मूला के ऊपर बनाया गया? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इसी रिलेशनशिप के आधार पर बनाया गया, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इसी आधार पर बनाया गया है, इसी आधार पर सिर्फ बनाया गया है। तो सिर्फ टेम्परेचर देखा गया, लेकिन हमारे पास जो है और भी तो एक चीज़ है, काइनेटिक्स भी तो होता है। इसको कंसीडर नहीं किया गया, इसको कंसीडर करते तो कुछ हद तक और भी आता है। हमने सिर्फ इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए इलिंघम डायग्राम बनाया, इसको कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, इसको कंसीडर ही नहीं किया, क्योंकि ये जो है केमिकल काइनेटिक्स को यूज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को यूज करता है, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो हमने इस कंसीडरेशन को नेग्लेक्ट कर दिया, जिसके चलते ये ड्रॉबैक है। इसके अलावा और भी है, अगर हम इसको कंसीडर भी करते हैं तो भी ये इफेक्टिवली नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो K है ना वो इक्विलिब्रियम है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला जो है डेल्टा जी इक्वल टू आर टी एल एन के, डेल्टा जी इक्वल टू आर टी एल एन के ये जो इक्वेशन है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आर टी एल एन के, ये जो है केमिकल काइनेटिक्स को भी कंसीडर करता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूज करते हैं, उसको सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करते हैं। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका यूज कहाँ होगा? ये तभी नहीं यूज होगा जब हम केमिकल रिएक्शन को मान लेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में, जब हम ये मान लेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में अचीवमेंट हो गया है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यानी हम ये प्री कंडीशन है कि इसको हम अगर मान लें कि इक्विलिब्रियम में अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, इक्विलिब्रियम अगर अचीव नहीं किया है, तब तो मुश्किल हो जाएगा, तब ये नहीं एप्लीकेबल होगा। और ये भी जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स का जो फॉर्मेशन होता है, इस केस में ज़्यादातर केस में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। और जब कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में होगा तो इक्विलिब्रियम में आने का संभावना जो है, इक्विलिब्रियम में आने का जो चांसेज है वो बहुत ही कम होगा। इक्विलिब्रियम में आने का जो चांसेज है वो बहुत ही कम होगा। तो इक्विलिब्रियम में तभी आता है जब आयंस का प्रोडक्शन होता है। और आयंस का प्रोडक्शन कब होगा? जब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा।
ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, अभी हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, एक्वस कंडीशन में होना चाहिए, आयनाइजेशन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर संभव नहीं है, हर केस में संभव नहीं है। खास करके मेटल और मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें ज़्यादातर केस में तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों जो है वो सॉलिड में ही रहता है। और जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड में रहेगा, वो आयंस के फॉर्म में नहीं रहेगा, एक्वस फॉर्म में नहीं रहेगा, तो इक्विलिब्रियम में आने का कोई चांसेस नहीं होता। तो जब इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं तो ये अप्लाई भी नहीं हो पाएगा ये फॉर्मूला, जिसके कारण इलिंघम डायग्राम जो है फेल कर गया, ये एप्लीकेशन इसका नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ 3 ही को एक्सप्लेन कर पाया। तब इसमें मॉडिफिकेशन किया गया कि अब जब 3 का ही रिडक्शन होगा तो बाकी का रिडक्शन कैसे हो सकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं। तब ये देखा गया इलिंघम डायग्राम में ही कि तब कहा गया नहीं, हम जो है बाकी को रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करवाएंगे, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो है हम इसका रिडक्शन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करके ये इम्प्रूवमेंट हुआ। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत तरह का है, बहुत सारा मेटल है जो रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सबसे सस्ता जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो कार्बन है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाएगा तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ही देखा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम देखते हैं रिड्यूस का जो है हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तब तो उसका ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, कार्बन डायरेक्टली कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो कहाँ पर इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ पर इसका स्टेबिलिटी कम है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये तो इलिंघम डायग्राम में हम सिर्फ 2 ही दिखाए हैं, एक क्रोमियम का दिखाया है और एक एल्यूमिनियम का दिखाया है, ठीक है। तो पैरेलल चल रहा है, जीरो लाइन को क्रॉस किया, हाई टेम्परेचर। तो अब क्या ये जो मेटल के द्वारा भी हम रिडक्शन करवाते हैं, मेटल के द्वारा भी हम क्या कराते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तो मेटल के द्वारा हम कैसे रिडक्शन कराएंगे, मेटल के द्वारा कैसे रिडक्शन करवाएंगे, वो कैसे डिसीजन लेंगे कि एक मेटल जो है दूसरे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर, है ना। इलिंघम डायग्राम का पहला फंडा था कि थर्मल रिडक्शन कराएंगे, सिर्फ मेटल ऑक्साइड को हीट कर देंगे और उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, थर्मल रिडक्शन हो जाएगा। दूसरा फंडामेंटल चीज़ जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अब जो है कि अब हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट जो है मेटल को यूज़ करेंगे, कार्बन को यूज़ करेंगे या कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर है, इस ग्राफ को सिर्फ आप ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। तो इस ग्राफ को ध्यान देने से पता चलेगा कि ये जो है डेल्टा जी है, यहाँ इसका भी डेल्टा जी और टी के बीच में ये ग्राफ है। डेल्टा जी जो है इस पॉइंट के पहले डेल्टा जी नेगेटिव है, और इसमें भी देखो यहाँ डेल्टा जी 0 है, उसके नीचे डेल्टा जी नेगेटिव है। तो ये जो ग्राफ है इसके नीचे जो है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टेबल है, इसके नीचे, ठीक है। और ये जो है इसका ये भी नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर रहा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ जानते हैं कि कोई भी जो अब यहाँ पर जब हम लोग थर्मल रिडक्शन नहीं करा रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से करा रहे हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हम करवा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तभी तो वो रिएक्शन पॉसिबल होगा, यानी किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट से करवाएंगे, यानी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कोई न कोई मेटल होगा, ठीक है, कोई न कोई मेटल होगा। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन कोई मेटल दूसरा मेटल करेगा। तो जो मेटल का रिएक्शन हम मेटल ऑक्साइड से करवाएंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो कि यहाँ इलिंघम डायग्राम से पता चल जाता है,
तो इस केस में दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। मेटल का और मेटल ऑक्साइड को जब हम कंबाइन करेंगे तो डेल्टा जी जो है नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होगा तब ये प्रोसेस फीजिबल होगा, ठीक है ना। तो अब हम उस डायरेक्शन में सोचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि ये भी डेल्टा जी नेगेटिव है, ये भी डेल्टा जी नेगेटिव है, दोनों का किसका ज़्यादा नेगेटिव है और किसका कम नेगेटिव है। क्रोमियम से क्रोमियम ऑक्साइड का जो डेल्टा जी होता है वो लेस नेगेटिव है ना। ये 0 है, ये मान लो कि -100 हुआ, ये -200 हुआ, -300 हुआ, -400। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं मोर एंड मोर नेगेटिव है। ग्राफ देख लोगे अपने बुक में दिया हुआ है ना, ग्राफ जो है अपने बुक में देख लोगे। तो ये जो डेल्टा जी जैसे जैसे ही नीचे आ रहा है ये मोर नेगेटिव होता जा रहा है ना। मान लो ये -500 हो गया, ये -600 हो गया, ये -700। तो नीचे जैसे जैसे आएगा ये हो गया हमारा +100, ये +200 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल है ना। ये सब किलोजूल पर मोल के टर्म में दिया हुआ है। तो जो ग्राफ ऊपर में जिसका ग्राफिकल लाइन ऊपर है उसका डेल्टा जी जो है लेस नेगेटिव है, और जिसका ग्राफिकल लाइन नीचे है उसका डेल्टा जी मोर नेगेटिव है ना। तो अब मोर नेगेटिव है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का डेल्टा जी मोर नेगेटिव है और क्रोमियम ऑक्साइड का डेल्टा जी लेस नेगेटिव है, ठीक है। जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है डेल्टा जी ऑक्साइड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब है अगर स्टेबिलिटी का कंपैरिजन किया जाए क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये जो है ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका डेल्टा जी हमेशा मोर नेगेटिव है इसके, ठीक है ना। हमेशा हर पॉइंट पर, हर टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर देखो, इस टेम्परेचर पर देखो, इस टेम्परेचर पर देखो, किसी भी टेम्परेचर पे देखो, इस टेम्परेचर पर देखो, किसी भी टेम्परेचर पे देख लो तो सेम टेम्परेचर पर दोनों का डेल्टा जी देखो, सेम टेम्परेचर पर डेल्टा जी देखो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो डेल्टा जी जो है मोर नेगेटिव है। जिसका डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जब स्टेबल ज़्यादा हो गया तो उसका रिडक्शन नहीं होगा, जो कम स्टेबल है उसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड का स्टेबिलिटी कम है क्योंकि उसका डेल्टा जी लेस नेगेटिव है, इसका डेल्टा जी क्या है, लेस नेगेटिव है, ठीक है, लेस नेगेटिव है। कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, रिडक्शन बाय मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय मेटल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय मेटल। इलिंघम डायग्राम का एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन क्या था, थर्मल रिडक्शन, जिसमें 3 ही का हो रहा है। दूसरा एप्लीकेशन हुआ रिडक्शन बाय मेटल, पहला था थर्मल रिडक्शन, दूसरा है रिडक्शन बाय मेटल, ठीक है। तो जब रिडक्शन बाय मेटल का हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो रिडक्शन बाय मेटल हो रहा है तो डेल्टा जी नेगेटिव जिसका कम है वो कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो जो ज़्यादा स्टेबल है उसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, जो कम स्टेबल है उसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, उसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं जिसका डेल्टा जी नेगेटिव ज़्यादा है। तो रिड्यूस तो मेटल से करेंगे ना, मेटल ऑक्साइड इसका स्टेबल है, तो इससे जब हम रिएक्शन इसका करवाएंगे क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जब हम क्रोमियम ऑक्साइड का करवाएंगे तो क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। ये जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, ये ऑक्साइड फॉर्मेशन जो है लेस स्टेबल होगा,
और ये ऑक्साइड फॉर्मेशन मोर स्टेबल होगा, क्योंकि जब हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्रोमियम ऑक्साइड से करवाएंगे तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना ज़्यादा फेवरेबल होगा। क्यों फेवरेबल होगा? बोर्ड चमकता है तो पूरा लगाना पड़ता है। तो ये जो है यहाँ पर हम एल्यूमिनियम से क्रोमियम ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देंगे। जब रिडक्शन होगा तो एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, क्रोमियम ऑक्साइड का जो है ले लेगा ऑक्सीजन। कैसे रिएक्शन होगा? रिएक्शन कैसे होगा? यहाँ पर हम लोगों को क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है, और दूसरा एल्यूमिनियम है। ये जो क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम में रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन जब होगा तो हमको मिलेगा क्रोमियम और इधर बन जाएगा Al2O3। जब हम हीट कर रहे हैं तो क्रोमियम भी क्रोमियम ऑक्साइड में बदलेगा, एल्यूमिनियम भी, लेकिन ज़्यादा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदलने का टेंडेंसी क्या होगा? एल्यूमिनियम, ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के पास जाएगा, ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के पास जाएगा और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बनेगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, उसका जो डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव है, इसलिए एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होना आसान है। तो अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड को कंपैरिजन करेंगे स्टेबिलिटी का, तो क्रोमियम ऑक्साइड का स्टेबिलिटी बहुत ही कम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कंपैरिजन में, इसलिए इसका जो ऑक्सीजन है इससे दूर हो जाएगा, इसका ऑक्सीजन जो है इससे दूर हो जाएगा और एल्यूमिनियम के पास चला जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने का ज़्यादा चांस है ना, क्योंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनने का चांस ज़्यादा इसलिए कि इसका डेल्टा जी नेगेटिव ज़्यादा है। जिसका डेल्टा जी नेगेटिव ज़्यादा होता है उसी के बनने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन क्रोमियम क्रोमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा। इंस्टेड क्रोमियम ऑक्साइड जो भी रहेगा वो क्रोमियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ग्राफ को अगर देखते हैं तो ग्राफ से हम पता लगा लेंगे, जिसका ग्राफ नीचे है वो अपने ऊपर वाले ग्राफ में जो भी मेटल ऑक्साइड है उसको रिडक्शन करा देगा। तो यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम से ऊपर है क्रोमियम ऑक्साइड का ग्राफ, क्रोमियम ऑक्साइड का ग्राफ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्राफ है। तो कौन सा ग्राफ है जो ऊपर है? क्रोमियम ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर है, उसका जो है डेल्टा जी लेस नेगेटिव है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्राफ नीचे है जिसका डेल्टा जी मोर नेगेटिव है। इसलिए जिसका ज़्यादा होता है डेल्टा जी नेगेटिव वो अपने से कम वाले डेल्टा जी नेगेटिव जिसका कम रहता है उसको रिड्यूस कर देता है। सिंपल नियम है। तो अब इलिंघम डायग्राम देखेंगे तो उसमें देख लेंगे कि भाई ये है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट, इसके ऊपर जो भी ग्राफ है गया हुआ है, जो मेटल ऑक्साइड का ग्राफ इसके ऊपर गया हुआ है वो सब के सब रिड्यूस हो जाएगा इससे। तो अब इलिंघम डायग्राम में कुछ नहीं करना है। इलिंघम डायग्राम में हम ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ को देखने के बाद हम डिसीजन ले लेंगे कि नीचे वाला जिसका ग्राफ है, जिसका ग्राफिकल लाइन नीचे है, उसके ऊपर जो ग्राफिकल लाइन है उसको रिड्यूस कर देगा। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्राफिकल लाइन ये है, इसके ऊपर है क्रोमियम ऑक्साइड का ग्राफिकल लाइन, इसलिए एल्यूमिनियम जो है क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा और क्रोमियम हमको मिल जाएगा। तो बहुत आसान है, कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, सिंपली बस ध्यान देना है। बहुत आसान है, सिंपली बस बहुत ही आसान है। सिर्फ ग्राफ को देखेंगे और डिसाइड कर लेंगे किसका ग्राफ नीचे है किसका ग्राफ ऊपर है। जिसका ग्राफ नीचे है वो मेटल अपने से ऊपर वाले जो ग्राफ है ना उसके मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, बस कुछ नहीं है। इसीलिए एल्यूमिनियम का ग्राफ नीचे है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ग्राफ नीचे है, क्रोमियम से क्रोमियम ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर है, इसलिए एल्यूमिनियम जो है इस क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। बहुत आसानी से हम इलिंघम डायग्राम से पता कर सकते हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड के लिए, ठीक है। ये तो सिर्फ हम दो लेकर के दिखा रहे हैं,
मार्केट में मिलीग्राम डायग्राम अवेलेबल रहता है, उसको लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, आसानी से पता कर लेते हैं और फिर जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इलिंघम डायग्राम से दो एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया, एक थर्मल रिडक्शन का एप्लीकेशन पढ़ लिया और दूसरा हमने क्या पढ़ा, मेटल एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन बाय मेटल। दूसरा हमने क्या पढ़ा, रिडक्शन बाय मेटल। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इलिंघम डायग्राम, एप्लीकेशन ऑफ इलिंघम डायग्राम। पहला क्या है, थर्मल रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा क्या है, रिडक्शन बाय मेटल, है ना, मेटल को यूज करके हम लोग रिडक्शन करेंगे। तीसरा एप्लीकेशन है रिडक्शन बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। हम लोगों ने ये पढ़ लिया और दूसरा रिडक्शन बाय मेटल हमने पढ़ लिया। तीसरा एक बचा हुआ है, अभी दूसरा को और भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिडक्शन बाय मेटल। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, जैसे ये है, ये मान लो 1000 -1000 है, ये -800 किलो जूल है, -600 किलो जूल है। डेल्टा जी जो है क्या में लेते हैं, किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये इंक्रीज कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। उसके बाद ये -400 किलो जूल है, -200 किलो जूल है। ठीक है, इधर टेम्परेचर हम ले लिया 500 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 1000 केल्विन में ले रहे हैं, 1000 केल्विन, 1500 केल्विन और 2000 केल्विन। इतने टेम्परेचर को हमने लिया हुआ है। अब ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि कहाँ पर होगा। तो पहले जो है हम लोग एल्यूमिनियम का लेते हैं, यहाँ से सारा, और यहाँ से जो है ये क्रोमियम का है। ठीक है, क्रोमियम का है। तो ये जो है ये हुआ एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। और ये जो ग्राफ है ये क्रोमियम का है, जो अभी पढ़े थे। ठीक है, तो ये जो इसका जो डेल्टा जी है ये है -827 किलो जूल पर मोल। इसका जो डेल्टा जी है इस रिएक्शन का, इसका है -540 किलो जूल पर मोल। दोनों रिएक्शन है, ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इधर टेम्परेचर है। अब हम ये देखना चाहते हैं कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा, ये पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर इस टेम्परेचर पर रिड्यूस हो जाता है। ये टेम्परेचर है ना, ठीक है, ये जो है प्रैक्टिकल ये ऑब्जर्व हम लोग कर चुके हैं।
ये जगह जो है 1273 केल्विन, ये है 1273 केल्विन, ये पॉइंट। तो हम देखते हैं कि 1273 पर एल्यूमिनियम जो है क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, 1273 पर। इसके ऊपर भी रिड्यूस करेगा, लेकिन कम से कम 1273 केल्विन पर एल्यूमिनियम जो है क्रोमियम को रिड्यूस कर देता है। क्यों रिड्यूस कर देता है ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है ये 4/3 प्लस O2 2/3 Al2O3, टेम्परेचर कितना है 1273, इसका डेल्टा जी हो गया हमारा -827 किलो जूल पर मोल, ठीक है। दूसरा है 4/3 Cr प्लस O2, टेम्परेचर हो गया 1273 केल्विन, क्या क्या बना 2/3 Cr2O3, है ना। दो में एक को घटाते हैं, माइनस साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारा 4/3 Al माइनस 4/3 Cr, इधर यही बचा 73 केल्विन। इधर बच गया हमारा 2/3 Al2O3 माइनस 2/3 Cr2O3। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, है ना। माइनस तो केमिकल इक्वेशन में होता नहीं है, प्लस लिखते हैं, यहाँ तो माइनस है तो रीअरेंज कर देंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे। 4/3 Al प्लस 2/3 Cr2O3, अब इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 4/3 Cr प्लस 2/3 Al2O3, ठीक है। अब इसका जो डेल्टा जी है उसमें भी तो माइनस होगा, एक चीज लिखना है ना, इसका जो डेल्टा जी है ये कितना है -540 किलो जूल पर मोल। तो सबका साइन चेंज हुआ, इसका भी साइन चेंज हुआ, ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली डेल्टा जी क्या है, ये प्लस हो गया, ये माइनस है। तो दोनों को जब हम घटाएंगे, है ना, दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा -287 किलो जूल पर मोल आएगा। यानी इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है -287 किलो जूल पर मोल, ठीक है। डेल्टा जी कितना आया, नेगेटिव आया फाइनली डेल्टा जी क्या आया, नेगेटिव। इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, रीअरेंज करके लिखेंगे तो लिखाएगा ये 4/3 Al, ये आ जाएगा उठ के इधर 2/3 Cr2O3, ये उठ के उधर जाएगा 4/3 Cr प्लस 2/3 Al2O3 1273। डेल्टा जी कितना आया -287 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या आया, नेगेटिव आया कि नहीं, तो इससे कंफर्म हो गया ना, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिडक्शन प्रोसेस होगा। डेल्टा जी जब पॉजिटिव आएगा
तब वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, वो हो नहीं सकता है। क्लियर? सो इन दिस वे get it clarified at this point that delta G become negative. That's why this process is feasible and can be carried out. Clear? Now for this process we need to have all this data. Without this data we won't be able to have a conclusion regarding this. So from where we get the data? Simply we don't have data. Then what we will do? Then Illingham diagram comes into the rescue. Illingham diagram हमारे पास आ जाएगा. Then we will be using the Illingham diagram because for such a calculation we need to have data and it will take a time. So it will take time consuming. It will become time consuming. You will need to have a time to take a decision which reducing agent can be used, at what temperature we can be using all these things. So it become difficult. So that is why simply go through with the Illingham diagram. Okay? There you decide any line which is lying below can reduce the metal oxide which is lying above that line. ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या डीसी यहाँ पर हम दिखा दिए कि भाई देखो एल्यूमिनियम जो है इसको जब रिड्यूस करता है तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है। उसके लिए इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। हम नहीं चाहते हैं कि कैलकुलेशन करें, बिना कैलकुलेशन के ही फाइनल डिसीजन ले लें। तो उसके लिए हम इलिंघम डायग्राम में जाएंगे। इलिंघम डायग्राम में देखेंगे भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है नीचे है और क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन ऊपर है। इसका मतलब एल्यूमिनियम जो है क्रोमियम ऑक्साइड का रिडक्शन कर देगा। वेरी इजी है। ये तो सिर्फ एक बताया है। जब ग्राफ बनेगा तो इसमें बहुत सारे मेटल ऑक्साइड को एक साथ प्लॉट करेंगे, इस तरह का ग्राफ। अब जो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन सबसे नीचे है वो अपने ऊपर वाले सारे मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, अलग अलग टेम्परेचर पे करेगा, लेकिन करेगा। एक मेटल ऑक्साइड का जो ग्राफ है उसके ऊपर 3, 4, 5, 10 जितना भी मेटल ऑक्साइड है उसका ग्राफ है। उसके ऊपर जितना भी मेटल ऑक्साइड का ग्राफ है वो सारे मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होगा उस मेटल से जिसका नीचे है। यानी हमको पता करना है तो सबसे नीचे जाएंगे। जितना नीचे रहेगा ग्राफ वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वो अपने ऊपर वाले सारे को रिड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना है और डिसाइड करना है इलिंघम डायग्राम से। ठीक है? इलिंघम डायग्राम में सही सही बताता है कि नहीं, इसीलिए हम ये कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है? अब और एक फैक्ट मान लो, अब कोई कहता है कि नहीं हम जो है क्रोमियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कराएंगे। आप कहते हैं कि एल्यूमिनियम से क्रोमियम ऑक्साइड रिड्यूस होता है, हम कहते हैं कि क्रोमियम से हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे। उल्टा बात कर रहा है। ऐसा होगा नहीं हो पाएगा। अब डेटा के हेल्प से हम बता रहे हैं कि ये संभव नहीं है। ठीक है? ये संभव नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है? उसके लिए अभी क्या किए थे, इक्वेशन 2 में 1 को किए थे माइनस, अब करेंगे इक्वेशन 1 में 2 को माइनस। और तब देखिए हमको पता चलेगा कि रिडक्शन नहीं होगा। अब हम उल्टा करेंगे, देखते हैं। अब क्या है, इक्वेशन 1 में माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 क्या है, 4/3 CR प्लस O2, 2/3 CR2O3। इसका डेल्टा जी हो गया -40 किलो जूल पर मोल। ठीक है? इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4/3 AlO2, ये है 2/3 Al2O3। इसका डेल्टा जी कितना है, -827 किलो जूल पर मोल। ठीक है? अब माइनस करना है तो सबका साइन चेंज होगा। ठीक है? ये और ये कट जाएगा। अब हमारे पास आएगा क्या, 4/3 CR -4/3 Al। ठीक है? और
इधर आ जाएगा 2/3 Cr2O3, यहाँ भी साइन चेंज होगा ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, -2/3 Al2O3, और फाइनली डेल्टा जी क्या आ जाएगा। अब देखो 827 प्लस हो गया, दोनों का डिफरेंस अब आएगा, लेकिन डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, +287 किलोजूल पर मोल। अब तो पॉजिटिव हो गया डेल्टा जी, ये संभव नहीं है, ये रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। Cr इसको उठा के ले आते हैं, 2/3 Al2O3, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 4/3 Al प्लस 2/3 Cr2O3, डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव +287 किलोजूल पर मोल। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये संभव नहीं है, ये रिडक्शन नहीं होगा। क्रोमियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकता है क्योंकि डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया। जब हम क्रोमियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिड्यूस कराने की कोशिश करते हैं तो हमको डेटा के हेल्प से ही पता चल जाता है कि ये जो है डेल्टा जी इसका पॉजिटिव आ रहा है, और डेल्टा जी जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये क्रोमियम ऑक्साइड अनस्टेबल हो जाएगा ना, इसलिए ये प्रोसेस संभव नहीं है, इसलिए ये रिडक्शन प्रोसेस नहीं होगा। तो ये आर्गुमेंट नहीं चल सकता है, हम उसको उससे रिड्यूस करा देंगे। डेल्टा जी जब नेगेटिव होगा तभी तो वो प्रोसेस फिजिबल है। तो जब हम क्रोमियम का एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन जब हम एल्यूमिनियम को क्रोमियम ऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं तो हमको नेगेटिव आता है डेल्टा जी, इसलिए वो प्रोसेस संभव है। इसलिए एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन क्रोमियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को 1273 केल्विन पर रिड्यूस नहीं कर सकता। तो लिंघम डायग्राम से पता चल गया कि किससे किसको हम रिड्यूस कर पाएंगे। ओके, क्लियर? हैव ए नाइस डे, विल मीट यू अगेन नेक्स्ट डे।